गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत के गद्य भाग से अध्याय 1 जिसका शीर्षक है पूष की रात, उसका अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 15, 16 और 17 का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 18 और 19 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग समय न व्यर्थ करते हुए पेज नंबर 18 का अध्ययन की शुरुआत करते हैं। पहला पैराग्राफ है, जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी मिल गई थी। उसे छिचोड़ रहा था, यानी उसे वह नोच नोच कर खा रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी थी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलावा में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। वह ठंड के मौसम के कारण वह खेत के आसपास पेड़ पौधे थे, उसकी पत्तियों को वह जमा कर रहा था। जमा करके वह आग लगाता और उससे अपने हाथ पैर के ठिठुरे को वह सेंकता, जिससे उसे कुछ गर्माहट महसूस होती, थोड़ा सा ठंड कम लगता। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसे दोपहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझी? नहीं इतनी ठंड न खाते? जबरा ने पूंछ हिलाते हुए इशारा करके बताया। जबरा ने उसी अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुनि से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वो कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर जाओ। यानी आग के अगल बगल तुम घूम रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हिम्मत है तो आग को फान कर दिखाओ, इसके ऊपर से कूद कर दिखाओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार से उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर देती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती यानी ठंड बढ़ती जाती थी, उससे आलस्य यानी आलसपन उसे दबाते रहता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ साफ कान में सुनाई पड़ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई दी थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जबरा दिन भर रात भर तो पहरेदारी कर रहा है, उसके रहते कोई भी जानवर हमारे खेत में घुस नहीं सकता है। अगर गलती से घुस भी जाएगा तो उस जानवर को जबरा नोच डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा।
जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। लेकिन जबरा क्या है, भूखता रहा, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कोई जानवर उसके खेत में घुस चुका है और फसल को नष्ट कर रहा है, चबा रहा है। इसलिए जबरा क्या करता है, उस जानवर पर वह भूखते जा रहा है, भूखते जा रहा है। लेकिन हल्कू को भ्रम था, विश्वास नहीं हो रहा था कि जबरा के रहते कोई जानवर उसे घुस नहीं सकता है खेत में। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, क्योंकि वह ठंड के कारण वह आलस था। आलस्य के कारण वह उठना नहीं चाह रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना अशुभ जान पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लियो लियो लियो। तब जबरा क्या उसका उत्तर के रूप में वह भूंक कर देता है। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक के समान झोंका लगा कि वह बूझते हुए अलाव के पास आ बैठा। यानी ठंड के कारण उसे हिम्मत नहीं हो रहा था कि उठ के वह पुनः फिर से जाए। और जब किसी वर्ष वह हिम्मत करके उठता भी है तो आग के पास ऐसा गर्माहट उसे महसूस होता है जिसके कारण वह उठ नहीं पाता है, वो फिर वहीं बैठ जाता है। जबरा अपना गला फाड़ते डालता। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत होकर बैठा था। जबरा नीलगाय का झुंड खेत में घुस चुकी थी। उस पर जबरा क्या है, भौंके जा रहा था, उसे भगाने की कोशिश करा। लेकिन आसकत के कारण, ठंड के कारण, आलस्य के कारण यह हल्कू आग छोड़ के खड़ा ही नहीं हो रहा था, उठ ही नहीं रहा था। और अंत में क्या देखता है, वो सारा फसल को नष्ट कर देता है। और हल्कू उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। और हल्कू क्या है, उसे रहा नहीं गया। ठंड के कारण जैसे ही आग की गर्माहट महसूस हुई, वह उसी आग के पास कंबल ओढ़कर या चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? यानी तुम्हारे मड़ैया डाल के रात में इतनी आके रखवाली करने से क्या फ़ायदा हुआ, जब खेत का फसल नष्ट ही हो गया तो? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। अब हल्कू के पास कुछ कहने को नहीं बचा तो वह एक बहाना बनाता है कि मैं रात में तो मरते मरते बचा है। क्यों? क्योंकि उसके पेट में वो बहाना बना के बता कि मेरे पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि उस दर्द से मैं कराह रहा था, छटपटा रहा था। दोनों फिर खेत की डांड पर गए, यानी आरी पर गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था, हल्कू खुश था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंडी में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। और हल्कू खुशी खुशी मन से कहता है कि किसी तरह मेहनत मजदूरी करके तो पेट पाल लेंगे, लेकिन अब रात को खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, इस मड़ैया में आकर हमें सोना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इस पाठ का
अंत हुआ। आइए इस पाठ के निचोड़ के रूप में, सारांश के रूप में एक बार फिर से मैं पुनः शुरू से अंत तक इस पाठ का सारांश निचोड़ आपको बता देता हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है, यह प्रस्तुत कहानी पूस की रात, जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल थी, किनकी? प्रेमचंद की। एक छोटे किसान की कहानी है। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हाड़ गलाकर भी, मतलब इतनी कड़कदार ठंडी में भी, जो हड्डियों को गला देने वाली, ऐसी ठंडी में जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाती ठंड, जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन भी नहीं थे। इस तरह प्रकृति और मानवकृति की व्यवस्था के बीच निहत्था हल्गू पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़ैया में जबरा के साथ रात गुजारता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास मुख्य जानवर उसका कुत्ता जबरा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध होती है? नील गायें रात में उसकी फसल पर चर जाती हैं और पूरा खेत का सफाया हो जाता है, जिससे उसकी बेटी जो पहले कही थी, या उसकी पत्नी जो कहती थी कि किसी के यहाँ काम करके रोजी रोजगार करके आप अपने पेट या पूरे परिवार का पेट भर सकते हैं, खेती इतनी मेहनत कड़ाके की ठंड में करने की क्या ज़रूरत है। उसी खुशी के कारण वह भी बोलता है कि अब तो रात की ठंडी कड़ाके की ठंड मुझे सहन नहीं करने पड़ेगी, ना ही मड़ैया में आकर मुझे खेत की रखवाली करने पड़ेगी। अंततः प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी का जो शेष भाग था, पेज नंबर 18, 19 और 20 का अध्ययन किया, पाठ के सारांश को समझा। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का प्रश्न अभ्यास और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे।